नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक टेस्ट के बारे में बात करूंगा जिसको कि ईसोफेजियल मैनोमेट्री कहते हैं। देखिए, मैनोमेट्री एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, एक टेस्ट होता है एक तरह का, जिससे कि हम खाने की नली की, ईसोफेजियल मतलब खाने की नली से संबंधित, मैनोमेट्री मतलब उसका दबाव देखना, खाने की नली की मांसपेशियों के दबाव की जांच कर सकते हैं। हमें खाने की नली की मांसपेशियों की दबाव की जांच करने की ज़रूरत मुख्यतः दो तीन बीमारियों में पड़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम खाना निगलने में हमें प्रॉब्लम हो रही हो और एंडोस्कोपी अगर की जाए और एंडोस्कोपी नॉर्मल दिख रही हो तो उसके लिए हम ईसोफेजियल मैनोमेट्री करते हैं। डिस्फेजिया यानी कि खाना निगलने में तकलीफ होना, इस बारे में मेरा एक अन्य वीडियो है जिसमें उसके कारणों के बारे में आप देख सकते हैं। मुख्यतः ये खाने की नली में संकरापन से होती है। ऐसी बीमारियां होती हैं कई बार जिसमें कि हम एंडोस्कोपी करते हैं और एंडोस्कोपी बिल्कुल पूर्णतः नॉर्मल नज़र आती है और उसमें फिर ये पता करना कि ये खाना निगलने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, उसको देखने के लिए हम ईसोफेजियल मैनोमेट्री करते हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि अगर हमें परसिस्टेंट GERD यानी कि रिफ्लक्स डिजीज हो रहा हो, बड़ा हाइटस हर्निया हो। GERD और रिफ्लक्स दोनों के बारे में मेरा एक अन्य वीडियो है जिसमें आप इन बीमारियों के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। और अगर हम बड़ा हाइटस हर्निया हो और हम उसके ऑपरेशन के बारे में सोच रहे हों तो उसके पहले ईसोफेजियल मैनोमेट्री करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार फूड पाइप की मूवमेंट अगर पुअर हो और हम रिफ्लक्स की सर्जरी करें यानी कि हाइटस हर्निया को क्लोज करें तो फिर उसके बाद खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है। तो उसके पहले मैनोमेट्री करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और तीसरी कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं नॉन कार्डियक चेस्ट पेन। देखिए, फूड पाइप और हार्ट की नर्व सप्लाई लगभग एक होती है, तो कई बार जब चेस्ट के पीछे पेन होता है तो ये बिल्कुल हार्ट अटैक की तरह लगता है। हार्ट के टेस्ट हो गए, एंडोस्कोपी हो गई, फिर भी सब कुछ नॉर्मल आ रहा है और चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो फूड पाइप की एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्टिलिटी से होती हैं और इसको डायग्नोज करने का तरीका मैनोमेट्री के सिवाय और कुछ भी नहीं होता है। तो ये तीन मुख्य इंडिकेशन है और ब्रीफली मैं आपको इन तीनों में होने वाली मेजर बीमारियों के बारे में एक बार बता दूं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मैनोमेट्री की किस तरह से जाती है। मैनोमेट्री दो प्रकार की होती है, एक वाटर परफ्यूजन मैनोमेट्री और एक सॉलिड स्टेट मैनोमेट्री। कॉमनली जो हम करते हैं उसको वाटर परफ्यूजन मैनोमेट्री कहते हैं और आज के टाइम में हाई रेजोल्यूशन मैनोमेट्री यानी कि HRM कहते हैं। मैनोमेट्री के दौरान एक बहुत ही छोटी ट्यूब जो 6 से 8 मिलीमीटर की उसकी डायमीटर होती है, उसको हम नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, नाक के जरिए फूड पाइप में डालते हैं और ये गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन के पास से होता हुआ स्टमक में चला जाता है। और जब ये ट्यूब अंदर चला जाए और स्टेबल एक रीडिंग आने लगती है तो फिर हम स्वॉलोज, आपको पानी के 5-5 ml के स्वॉलोज देते हैं। 10 स्वॉलोज को देखते हैं लिटा करके और अब बैठा करके भी देखते हैं और इसके जरिए हमें फूड पाइप की मैनोमेट्री, ये एक ऑटोमेटेड रीडिंग आती है और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर यानी कि खाने की नली और पेट के बीच जो जंक्शन है उसकी जानकारी पूरी मिल जाती है, यहाँ पर क्या प्रेशर है। तो ये एक सिंपल प्रक्रिया है जिसको करने में 10 मिनट के आसपास लगते हैं। कुछ लोगों को बहुत ही एंडोस्कोपी से एक तरह का भय होता है, फोबिया होता है, तो ये प्रक्रिया सोच करके कई लोग घबरा जाते हैं, पर ये ट्यूब बिल्कुल ही, इससे कोई किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचती, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है और 10 मिनट में ये प्रोसीजर पूरा हो जाता है और इसके लिए करीब 4 से 6 घंटे आपको पहले खाली पेट रहने की ज़रूरत है। तो इससे जो मेन बीमारियां डायग्नोज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उन बीमारियों में आता है जिसका नाम है एकिलेजिया कार्डिया। एकिलेजिया कार्डिया एक ऐसी बीमारी होती है कि जब हम खाना स्वॉलो करते हैं तो फूड पाइप का लोअर एंड खुलता नहीं है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं करता है। एकिलेजिया कार्डिया के बारे में भी मेरा एक अन्य डिटेल वीडियो है जिसमें उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बताया गया है। लेकिन एकिलेजिया कार्डिया को डायग्नोज करने का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट ईसोफेजियल मैनोमेट्री है और ईसोफेजियल मैनोमेट्री के आधार पर एकिलेजिया कार्डिया को 3 टाइप्स में बांटा जाता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और एक इसोफेगो गैस्ट्रिक जंक्शन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन GJO कहलाता है, वो भी एक इसका चौथा टाइप है लेकिन वो इससे अलग होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी एंडोस्कोपी की जाए, नॉर्मल हो, खाना निगलने में अटक रहा हो, तो हम ये कराएं, इसोफेजियल मैनोमेट्री।
दूसरा, सर्जरी से पहले मैंने आपको बताया, अगर GERD हाइटस हर्निया के लिए सर्जरी करनी हो तो उसमें आपकी फूड पाइप की मोटिलिटी देखना। अगर इनइफेक्टिव मोटिलिटी हो, फूड पाइप का प्रेशर कम हो, तो फिर सर्जरी के बाद समस्या आ सकती है। और दूसरी तरह की बीमारियां जिसमें ऐसा होता है, जिसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, स्क्लेरोडर्मा और ऐसी बीमारियां होती है जिसमें सिमिलर प्रॉब्लम होती है कि फूड पाइप का मूवमेंट काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। स्क्लेरोडर्मा में कई बार इसका इस्तेमाल होता है टेस्ट के लिए। और तीसरी चीज़ हो गई नॉन कार्डियक चेस्ट पेन में, जिसमें कि हाइपर कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि फूड पाइप के मसल्स काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हों। इसको कॉमन बोलचाल की भाषा में जैक हैमर इसोफेगस कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन नहीं है और इसका इलाज जो होता है वो भी जैसे अकेलेजिया के इलाज में पोएम होता है, कई बार मांसपेशियों में एक लंबा इंसिजन देते हैं जिसको पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी कहते हैं। पोएम एक्लेजिया के ट्रीटमेंट के बारे में इसमें मैंने डिटेल में बताया, आप उसको देख सकते हैं। तो जैक हैमर इसोफेगस को भी हम पोएम के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं। तो इसको डायग्नोज जब तक नहीं करेंगे हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए भी इसोफेजियल मैनोमेट्री की ज़रूरत है। इसोफेजियल मैनोमेट्री की सुविधाएं प्रायः किसी भी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सेंटर में अवेलेबल होती हैं और जब भी आपको इसके बारे में बताया सलाह दी जाए तो इसको ज़रूर कराएं ताकि आगे का ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसके अनुसार डिसाइड किया जा सके। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर करें।